स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। रयत शिक्षण संस्था महात्मा गांधी विद्यालय अष्टा से मैं अध्यापिका श्रीमती अहिरे हिंदी योग भारती 12वीं कक्षा के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पाठ क्रमांक 10 जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट, जिसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र, भाग 3 आज हम देखने वाले हैं। भाग 1 और 2 में हमने देखा कि भौतिक विकास के नाम पर किस प्रकार से पर्यावरणीय समस्याओं को हम सब ने जन्म दिया हुआ है, किस प्रकार ये हम सब के लिए घातक बन चुकी है। CFC का नाम बड़ी मात्रा में आ रहा है, माना CFC गैस प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन, प्रशीतनों में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है और इसी के कारण ओजोन विघटन का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण कई सारे त्वचा के कैंसर की रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने वाली है। माना ये लेखक ने यहाँ हमें चेतावनी दी हुई है। पन्ना क्रमांक 53 पर आज हम देखेंगे। CFC रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, अंततः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन माना फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिजती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, वह इतनी सक्रिय है कि उसके इस्तेमाल से उससे निकलने वाला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हालांकि वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। जिस CFC गैस को हम आसानी से इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता है कि यह अधिक मात्रा में निष्क्रिय है, लेकिन यही ओजोन को बहुत ही बड़ी मात्रा में घातक सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं और CFC के गैस हल्के होने के कारण सीधे से हवा में घुल जाते हैं और जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, इनके संपर्क में आते ही इनका अपघटन हो जाता है, माना ही फोटोलिसिस होता है और फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन मुक्त जो मूलक होते हैं वो ओजोन से अभिक्रिया करते हैं और उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं और इसी के कारण ओजोन का ह्रास माना ओजोन में छिद्र पाए जा रहे हैं। 1974 में इसकी जो इस्तेमाल करने की जो विधि थी CFC की, बहुत ही कम थी, 9 लाख टन थी, माना एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, लेकिन ये मात्रा आज दिन ब दिन बढ़ने लगी है और कुछ दक्षिणी ध्रुवों में मौजूद जो छिद्र थे उनमें भी आकार बढ़ता जा रहा है। सब बातें हम सब के लिए बहुत ही चिंतनीय हैं। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। वियना जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बाद में अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में होने के बाद सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत ये प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक
85% की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकसनशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मुद्दा था गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकसनशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकसनशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को नई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत कई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ सीएफसी के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया करना मुख्य है। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकसनशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशितों की खोज में विकसनशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। ओजोन विघटन की जो समस्या है या जो सूचनाएं मिली है बहुत ही चिंतनीय है। इसलिए इस पर विचार करने के लिए दुनिया की देशों की बैठक हुई 1985 में वियना, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और दूसरी जो थी 1987 में कनाडा का जो शहर है, बहुत बड़ा शहर है मॉन्ट्रियल नाम का, वहाँ उनकी बैठक हुई। और इसलिए वहाँ जो बैठक हुई उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और उसमें तय किया गया कि भी देश सीएफसी की जो खपत है 50% में उसमें कटौती लाएंगे और बाद में 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। उसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम किया जाएगा। इस बात पर विकसित देश और विकसनशील देश इनमें मतभेद पाए गए। विकसनशील देशों का कहना था कि इसकी इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया है सीएफसी की, ये सब विकसित देशों ने अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका होने वाला जो भी खर्चा होगा ये सब विकसित देश देंगे। और उसमें एक भी तय हुआ कि विकसनशील देश इसका सीएफसी का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतनों का खोज करेंगे और इसकी आर्थिक मदद भी विकसनशील देशों को करेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें ओजोन विघटन का भी अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब तक धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त होकर विकिरण विसर्जित करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसेस अवशोषित कर लेती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ की राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफी परिवर्तन पाया गया है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया है कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के
पथमार्थ तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाए। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि उस पर उसर में बदल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके कारण गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभाव के चलते इंसानियत सभ्यता संकटपन है। अंततः जरूरत है कि इसे फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक शायद बहुत देर हो जाएगी। माना पूरे देश में बहुत ही गंभीर स्थिति यहाँ हो सकती है अगर हमने सही पर कदम नहीं उठाए। आज ग्रीन हाउस का बहुत ही बड़ा प्रभाव निकला हुआ है। ग्रीन हाउस के कारण मात्र जो तापमान है निरंतर बढ़ता जाता है। धरती का ये तापमान बढ़ने के कारण कई सारे ध्रुवों पर विशाल बर्फ राशि पिघलने लगी है। हम समाचार भी रोज सुनते रहते हैं। अगर ये जल स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो तमाम तटीय जो क्षेत्र है वो पानी में डूब सकते हैं। मानकर उनका जीवन भी बहुत ही बड़ी समस्या में फंस सकता है। हिमालय के जो दूसरे हिमनद है वो भी गल कर समाप्त हो जाएंगे और ऐसे में हमारे भारत देश में जो उत्तर भाग में बहने वाली जो नदियां हैं उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे मिट सकता है। अगर इस समय रहते हमने इस पर काबू नहीं किया तो बहुत बड़े गंभीर परिणाम निर्माण हो सकते हैं और ये ओजोन विघटन का जो संकट है ये बहुत ही व्यापक दुष्प्रभाव इसका हो सकता है। माना सिर्फ भारत देश पर ही नहीं तो अन्य देशों पर भी इसका परिणाम हो सकता है। इसके लिए फौरन हमें इस समस्या से निपटना होगा। माना समग्र कदम उठाने की ज़रूरत हम सबको है और इसके लिए हम छात्र भी इसका जो विघटन है रोक सकते हैं। छात्र सोचेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, तो कम से कम हम अपना एक कदम तो उसकी ओर बढ़ाएं। पर्यावरण के प्रति प्रेम जागरूक हो, लोगों को जागरूक कर सकते हैं इसके बारे में। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना, पर्यावरण संवर्धन करना, ग्रीन हाउस का इस्तेमाल जहाँ भी हो रहा है उन लोगों को उसके बारे में सजग करना। सुविधाओं के नाम पर जो हम पर्यावरणीय प्रदूषण कर रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। CFC की जो खपत है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं। लोगों के अंदर हम इसके लिए जागरूकता ला सकते हैं। हम सभी छात्रों का यही काम है। इस प्रकार से इस गद्य के माध्यम से डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र इन्होंने पर्यावरणीय समस्याओं का किस प्रकार से सामना हमें करना पड़ सकता है इसके बारे में हमें सजग करने की उन्होंने कोशिश की हुई है। किस प्रकार से सूर्य जो हमारा जीवन दाता है परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें किस प्रकार से इस सृष्टि के लिए घातक सिद्ध हो सकती है इसके बारे में भी हमें इस गद्य के माध्यम से बताया गया। मानव जाति को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। त्वचा के विकार किस प्रकार से बढ़ सकते हैं ये सब के बारे में इस गद्य में हमें बताया गया है। जो गद्य है लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं संग्रह से लिया गया है। इस प्रकार से यह गद्य यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।